नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस AG 503 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैराथन क्लास रहेगा ये आप लोगों का। और आज मैं नए एप्लीकेशन से आप लोगों को यह वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि वह जो एप्लीकेशन मैं यूज करता था वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है और फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो कोई समस्या होगी उसकी अलग बात है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो टॉपिक है उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा यूज नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम भी होगा समझने में। तो पहला है कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कृषि विपणन क्या होता है, इसके बारे में पूछा है कि कृषि विपणन जो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इससे आप क्या समझते हैं। तो मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को क्या होता है कृषि विपणन। जैसे देखिए, आप एक किसान है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फसल का उत्पादन किया। फसल का उत्पादन करने के बाद आपके फसल को यहाँ से जाकर कहीं पर दूसरे स्थान पर जहाँ उसको खाने वाला है, जहाँ वो उपभोग करने वाला है, वहां तक ले जाने का जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं, ठीक है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो भारत देश है यह एक कृषि प्रधान देश है, मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि की जाती है। और कृषि एक महत्वपूर्ण भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में हमारा जो कृषि एग्रीकल्चर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रोफेसर पायले ने इसकी परिभाषा क्या बताया है। प्रोफेसर पायले ने बताया है कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है। जहां पर विपणन होगा, जहां पर भी मार्केटिंग होगा, वहां पर क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। मतलब जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, हम एक ग्राहक हैं, ठीक है। हमें 5 रुपए की आपकी दुकान से बिस्किट चाहिए, आप लोग बिस्किट ही समझिएगा। 5 रुपए की बिस्किट चाहिए तो मैं यहाँ से 5 रुपया अपना लेकर जाऊंगा, आपको दूंगा 5 रुपया और आप हमें एक बिस्किट देंगे। तो मैं यहाँ से दिया आपको, तो क्या किया, क्रय कर लिया। और आपने मुझे देकर उसको मुझे दे दिया, तो वह क्या हो गया, विक्रय हो गया। तो यही प्रोफेसर पायले ने बताया कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय भी जरूर होगा। किसने बताया, प्रोफेसर पायले ने बताया। आगे देखते हैं फिर एडवर्ड और डेविस ने क्या बताया। तो एडवर्ड और डेविस ने बताया कि विपणन की एक आर्थिक रीति है। क्या बताया उन्होंने, यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने बताया कि विपणन की एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। एडवर्थ और डेविस ने बताया कि विपणन एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य को मुद्रा में तय किया जाता है। कोई भी वस्तु होती है, बिस्किट में मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो वह क्या है, वह एक वस्तु है और उस वस्तु के बदले में आपको कुछ मूल्य दूंगा, तो आप वो क्या करेंगे, मुझे देंगे, दे देंगे। तो यही इन्होंने बताया कि विपणन एक ऐसी आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उन्हें उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। देखेंगे, कोई मजदूर होता जाता है आपके खेत में मजदूरी करता है तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है। मजदूरी करता है, उसको क्या दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है। तो उसकी सेवा बदले क्या दिया गया, उसको मूल्य दिया गया। किस में दिया गया, मुद्रा में दिया गया, ठीक है। तो यही होता है कृषि विपणन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा जानकारी लेते रहिए। देखिए, मैं मैराथन क्लास में वह क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को इस बार बोलता हूँ, यदि आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग उसमें पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए। विज्ञान, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। सहकारिता की परिभाषा देना है, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत में व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सहकारी कृषि, देखिए नया नया थोड़ा सा यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक रूप से कृषि करते हैं, ठीक है। सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान जो होते हैं स्वेच्छा से संगठित होकर स्वेच्छा से आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और समानता के अधिकार पर, मतलब सभी का समान अधिकार रहेगा,
उसके आधार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए उससे सभी को लाभ प्राप्त हो, अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। कुछ एक किसान के दूसरे किसान, एक किसान के पास कुछ दूसरे किसान के पास, ये सब क्या करेंगे, किसी के पास 5 बिस्सा, किसी के पास 10 बिस्सा, 15 बिस्सा, 20 बिस्सा ऐसे जमीन है, ये सब आपस में मिल जाएंगे, मिलकर समानता के अधिकार पर समान रूप से सामूहिक रूप से खेती करेंगे और उससे जो उपज प्राप्त होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो इसी को बोला जाता है कृषि सहकारिता। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाजार से आप क्या समझते हैं। बाजार से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं बाजार से क्या समझते हैं। तो बाजार एक ऐसी जगह है जहां किसी न किसी चीज का व्यापार होता है। बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी न किसी चीज का व्यापार होता है। बाजार में कई लोग बेचने वाले होते हैं और कई लोग खरीदने वाले होते हैं। ठीक है, बाजार वह स्थान होता है जहां लोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए मिलते हैं। तो बाजार एक ऐसी जगह जहां पर किसी न किसी वस्तु का व्यापार होता है। बाजार में कोई बेचने वाला, कई बेचने वाले लोग एक जगह पर होते हैं ताकि उन्हें उन चीजों को ताकि जो उन चीजों को खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके, मिल सके। या बाजार वह स्थान होता है जहां लोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपणन लागत से आप क्या समझते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। तो विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। आपकी कोई कंपनी है, आपने उसका प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आपको बीच में जो भी खर्च करने पड़ते हैं उसी को बोला जाता है मार्केटिंग कॉस्ट। आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको पैकिंग करेंगे, पैकिंग में खर्च आएगा, उस पर लेबल लगाएंगे, लेबलिंग में खर्च आएगा, उसका ऐड करवाएंगे, प्रचार करवाएंगे, उसमें खर्च आएगा। तो इस प्रकार से जो भी खर्च आता है इन सभी खर्च को मिलाकर बोला जाता है विपणन खर्च या विपणन लागत या मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। यह वह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने, उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, यह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आगे इसी के बारे में, विपणन लागत के सामान्य रूप निम्न है जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से रूप है देखते हैं। उत्पाद, पहला विज्ञापन। ठीक है, विपणन लागत की समान रूप मतलब क्या क्या लागत लगता है, उससे कुछ मुख्य चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे पहला विज्ञापन, तो उत्पाद या सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन में खर्च किया जाता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, उसके विज्ञापन के लिए कम क्या करेंगे, आप विज्ञापन करवाएंगे, उसको अनेक पंपलेट उसका छपवाएंगे, बांटेंगे, प्रिंट मीडिया में देंगे, टेलीविजन में ऐड देंगे। तो इस प्रकार से यह करने में जो खर्च आता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। आगे सेल्स प्रमोशन, तो विशेष ऑफर, डिस्काउंट, कूपन, लॉयल्टी प्रोग्राम और अन्य सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के लिए खर्च। तो आप लगाएंगे 50% का विशेष ऑफर। अभी देखिए इस टाइम डीमार्ट में लगा है, मतलब लगा होगा, बार बार लगता ही है। बाई वन गेट वन टू, बाई वन गेट वन थ्री, 50% आप, 60% आप। तो ये सब करने में भी कुछ खर्च आता है ना, तो इसी खर्च को बोला जाता है मार्केटिंग कॉस्ट। आगे देखते हैं, ब्रांडिंग और पैकेजिंग खर्च। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांडिंग करवाएंगे, उसका पैकेजिंग करवाएंगे, उसमें भी तो खर्च आएगा। तो यह भी क्या है, यह भी मार्केटिंग कॉस्ट है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट है, जब तक इस पे कोई ब्रांड नहीं लगेगा, कोई पहचान नहीं लगेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर सम्राट के नाम से कोई प्रोडक्ट बनाया हूँ, इस पर सम्राट नाम का लेबल लगवाऊंगा, इसको पैक करवाऊंगा, इसको पैकेजिंग में खर्च आएगा, ब्रांडिंग में खर्च आएगा। तो इसी खर्च को बोला जाता है ब्रांडिंग और पैकेजिंग खर्च। यह भी किस में आता है, यह भी विपणन लागत में आता है। आगे बाजार अनुसंधान, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और विचारों का अध्ययन करने के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, बाजार अनुसंधान मतलब जो भी आप जाएंगे मार्केट में तो वहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ के मार्केट कैसा है, किस चीज़ का डिमांड है यहाँ पर, तो इसमें भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बाजार अनुसंधान खर्च। ठीक है, आगे डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ऐड करवाते हैं आज के समय में सभी लोग। तो यह भी क्या है, यह सब मार्केटिंग कास्ट है। कुल मिला जुलाकर मार्केटिंग कास्ट वह कास्ट होता है जो किसी प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए बीच में उसको जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट।
मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आना चाहिए भैया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं कि मैं बताते चला जाऊँ, आप लोगों को समझ में ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब गैट समझौता क्या है। तो इस समझौता का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, ठीक है। देखिए नया नया फीचर दिया एप्लीकेशन में, मुझे भी कुछ पता नहीं, कहीं पर क्लिक हो गया तो ऐसा आ रहा है। तो गैट का पूरा नाम, सॉरी गैट समझौता क्या, ऐसा पूछता है हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पेपर में। तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैट, याद रखिएगा। पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है, जिसे 1948 में स्थापित किया गया। गैट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जिसे 1948 में स्थापित किया गया, कहीं कहीं पर 47 भी देखने को मिलेगा, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया। गैट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1948 में स्थापित किया गया, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें से 23 देशों में से भारत ही एक अपना देश है। इस समझौते को सामान्य गैट समझौता कहते हैं। यह जो समझौता हुआ है, इस समझौते को सामान्यतः गैट समझौता कहते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार में आने वाले जो भी रुकावटें हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य है व्यापार में आने वाली जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को कम करना तथा विभिन्न देश में अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात कर सके, इसके लिए, ठीक है। तो इस समझौता को समानता गैर समझौता कहते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार में आए रुकावटों को कम करना था ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों और अन्य देशों को आसानी से बेच सके और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात कर सके। पहले समय में क्या होता था कि आपका जो देश है दूसरे देश में किसी के प्रोडक्ट को नहीं, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता था, या आप किसी देश में जाकर नहीं बेच सकते थे। इसके लिए एक गैर समझौता किया गया था कि आप हमारे देश में आके किसी प्रोडक्ट को बेचिए, मैं अपने आपके देश में बेचूंगा। लेकिन इसके लिए कुछ रूल बनाए गए कि आप यदि किसी के देश में जाकर कुछ बेचेंगे, जैसे कोई विदेश से आके हमारे देश में कुछ बेचेगा, तो हमारा भी उतना प्रोडक्ट बेचना चाहिए जितना आपका बिक रहा है। शायद ऐसा ही है गैर समझौता, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो गैर समझौते में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला है टैरिफ विवाद नियंत्रण, ठीक है, टैरिफ विवाद नियंत्रण। तो यह क्या है? तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ, मुख्य रूप से इनको टैरिफ को कर बोला जाता है, तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को नियंत्रित करने का समझौता किया। मतलब जो टैक्स लग रहा था उसको कम करने का बहुत ही अधिक प्रयास किया। दूसरा इन्होंने किया मोस्ट फेवर्ड नेशन, MNF, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते समय एक दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा। अभी मैंने जो बात बताया वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। इसी को बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। एक नंबर पूछ सकता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। तो यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार जब करता है, उस समय एक देश दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो गैट के तहत निर्धारित था, ठीक है, जो गैट के तहत निर्धारित था। आगे देखते हैं टैरिफ के सुधारों की आवश्यकता, टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता। तो इसके लिए टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता की गई। गैट के अंतर्गत सदस्य देशों को आपसी सहमति से व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियों में सुधार करने की भी आवश्यकता थी, ठीक है। आगे देखते हैं विवाद नियंत्रण। क्या है? विवाद नियंत्रण। तो गैट ने व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसमें दोनों पक्षों को अदालती समाधान के लिए समझौता करने का प्रयास करना था, ठीक है। गैट जो था उसने व्यापारी विवादों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की, एक मंच स्थापित किया, जहां से यदि किसी देश में विवाद हो गया है तो उसको समाधान किया जा सके, ठीक है। गैट जो था इसका स्थानांतरण सन 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में इसका स्थानांतरण WTO में हो गया। WTO में, WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो सन 1995 ईस्वी में जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका स्थानांतरण किसमें हो गया? WTO में हो गया, विश्व व्यापार संगठन में हो गया। तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, वीडियो देखिए लंबा रहेगा क्योंकि अभी 18 पेज का भी चौथा पेज चल रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। अगला है सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं? सहकारी खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। सहकारी खेती क्या है? सहकारी खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सहकारी खेती वह प्रणाली है, सहकारी खेती वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। सहकारी कृषि वह कृषि है या वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान
परस्पर रूप से संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इस प्रणाली में किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, परंतु कृषि संबंधी जो भी कार्य होते हैं वह अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में बांट लिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में देखिए भूमि का स्वामी सभी लोग होते हैं, सभी के पास, किसी के पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा 5 बिस्सा भूमि है ना, तो वह सब उसके मालिक रहेंगे, लेकिन खेती आपस में मिलकर करेंगे और खेती करने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो यह था इसका कि होता क्या सहकारी कृषि। आगे देखेंगे इसका लाभ। तो लाभ इसका यही है कि सभी लोग इस कृषि में, सभी लोग जो होते हैं वह आपस में मिलजुल कर कृषि करते हैं, ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर मजबूती से कृषि करते हैं। सामूहिक रूप से कृषि उपकरण, बीज और अन्य सामग्री को साझा करने से खर्च कम लगता है। 1 लाख का ट्रैक्टर, सॉरी 5 लाख का ट्रैक्टर है, ठीक है, मान लीजिए 5 लोग हैं, 1-1 लाख दे देंगे तो ट्रैक्टर आ जाएगा। अभी एक लोग को खरीदना होगा तो कितना चाहिए, 5 लाख। तो यदि सामूहिक रूप से करेंगे तो 1-1 लाख लगेगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है। किसान समूह अपने उत्पादों की साझेदारी के रूप में आर्थिक लाभ को साझा कर सकता है। बाजारीकरण की सुविधा में सहकारी कृषि को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद भी मिलता है। तो यह था इसका लाभ। आगे देखेंगे नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए देखते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम बताया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए भैया, बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब वाइबा होता है या एग्जाम में आ जाता है तो NABARD इस प्रकार है, तो बोलेंगे एन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एग्रीकल्चर, आर बी से हो गया बैंक, ए से हो गया, सॉरी, एग्रीकल्चर एंड, आर से हो गया रूरल, डी से हो गया डेवलपमेंट। तो ऐसे नहीं होगा भैया, जैसे दिया गया सिस्टम बना है, जो इसका नाम रखा गया उसी हिसाब से करिए, आप लोग अपने से न बनाएं, ठीक है, बस यही कहना था। तो देखिए क्या होता है नाबार्ड का पूरा नाम, नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, ठीक है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कृषि के अंतर्गत यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसकी स्थापना जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। देखिए, और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं भैया, इसके बाद भी 1 से 2 वीडियो आएगा और आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और बीच बीच में खांसी आ जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है भैया, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अभी नया एप्लीकेशन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी वजह से, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या उसको देखेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य, नाबार्ड विभिन्न संस्थानों को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घ वृद्धि और अल्प अवधि पुनर्वित्त देता है, ठीक है। नाबार्ड जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह विभिन्न संस्थाओं को उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए दीर्घ अवधि और अल्प अवधि में पुनर्वित्त प्रदान करता है। ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। लोगों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंक व्यवस्था का समय समय पर जांच करना, नियंत्रित करना तथा मूल्यांकन करना भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्थागत ऋणों की वसूली में प्रगति, जिससे उस धन का बार बार प्रयोग हो सके, तो यह है नाबार्ड। नाबार्ड मैंने बताया, इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को, सॉरी 82 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। यह एक ग्रामीण विकास बैंक है। तो देखिए टाइम बहुत कम, बार बार नहीं बताऊंगा, चलिए आगे देखते हैं। अगला नैफेड। नैफेड
तो नेफेड क्या है, नेफेड का पूरा नाम क्या होता है, नेफेड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेफेड। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना गांधी जयंती के दिन शुभ अवसर पर, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को हुआ था। नेफेड की जो स्थापना है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को हुआ था। यह क्या है, तो यह राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर, जो राज्य स्तरीय विपणन संस्थाएं थी उसको उन्होंने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहा गया, जिसे नेफेड कहा गया, जिसे क्या कहा गया, नेफेड कहा गया। नेफेड का पूरा नाम मैंने बता दिया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो विभिन्न प्रकार के जो राज्य स्तरीय विपणन संस्था थे उन्होंने आपस में मिलकर राज्य स्तर पर संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेफेड का मुख्य उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना है। इसका कार्य होता है अंतर प्रादेशिक व्यापार, मतलब एक देश से दूसरे प्रदेश में व्यापार करना, दूसरे देश में भी भंडार की व्यवस्था करना, अपने देश में भंडार की व्यवस्था, राज्य में भंडार की व्यवस्था करना, विधायन इकाइयों की स्थापना, कृषि उत्पादों का निर्यात, कृषि उपयोगी उत्पादन संसाधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात, कृषि संसाधनों की आपूर्ति, विपणन सर्वेक्षण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर सहकारिता आ गया। सहकारिता का सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए सहकारिता क्या होता है मैंने बता दिया है, सॉरी वहाँ पर सहकारी कृषि की बात हुई थी, यहाँ पर सहकारिता कोई दिक्कत नहीं। तो सहकारिता क्या होता है, चलिए देख लेते हैं सहकारिता क्या होता है। तो जब किसी काम को लोग मिलजुल कर सहयोग से करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। जब किसी काम को कुछ लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं स्वेच्छा से तो उसको बोलते हैं सहकारिता। सहकारिता वह कार्य है जिसके द्वारा स्वेच्छा पूर्वक सहयोग देकर जनता अपनी शक्ति और साधन का प्रयोग करके सबके लाभ के लिए प्रबंध करती है। इसका सिद्धांत देखिए, सहकारिता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका सिद्धांत समानता। तो सहकारी समिति की जो सभी सदस्य होते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, वो सभी सदस्यों के पास समान अधिकार होता है। ठीक है। आगे इकोनॉमी मितव्यता। तो सहकारी समिति अपना सभी काम प्रॉफिट के साथ करती है और इस प्रकार सदस्यों में भी प्रॉफिट की भावना पैदा होती है। सहकारी समिति से आय कर व रजिस्ट्री फीस भी नहीं लिया जाता। जो सहकारी कर होते जो सहकारी समिति होती है उससे आयकर और रजिस्ट्री फीस भी नहीं ली जाती। आगे है यूनिटी, एकता। तो इसमें सभी सदस्य एकजुट होकर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है। सहकारिता का सिद्धांत है सब एक सब के लिए और सब एक के लिए। ध्यान समझिएगा, एक सब के लिए और सब एक के लिए सहकारिता का सिद्धांत है। आगे है आय का समान रूप से वितरण। तो सहकारी समिति में लाभ का वितरण सदस्यों में खरीदारी के आधार पर किया जाता है, न कि हिस्से के आधार पर। आगे है ऐच्छिक संगठन। तो सहकारी समितियों की सदस्यता अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होती है। स्वेच्छा से इनकी सदस्यता को प्राप्त किया जा सकता है। आगे कम ब्याज पर ऋण देना। तो सहकारी समिति अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देती है क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु सेवा करना है। ठीक है। तो यही थे सहकारी समिति के सिद्धांत, सहकारिता के सिद्धांत। आगे है मांग का नियम तथा मांग के नियम की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। मांग का नियम तथा मांग की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं मांग का नियम क्या होता है। तो किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत व उसके मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु की कीमत व उसके मांग के विपरीत संबंध पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं मांग का नियम क्या है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अब ये अन्य बातें कौन कौन सी समान रहने पर, अभी मैं अन्य बातों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बस इतना याद रखिए कि अन्य बातें समान रहने पर, यदि मांग का नियम पूछा तो वहां पर आप लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है।
अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी। ठीक है, तो यही है मांग का नियम। जब मांग का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा का ही बोध कराता, मात्रा का नहीं। मतलब कह रहा है कि जो मांग का नियम होता है यह कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है। मतलब यह बताता है कि जो मांग है वह अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कितना अधिक कितना कम होगा यह नहीं बता रहा है। तो यही है मांग का नियम। मांग के नियम की मान्यताएं देख लेते हैं। तो मांग के नियम की निम्न मान्यताएं, जिसमें पहला है मांग के नियम के कथन में अन्य बातें समान रहने का मतलब है वह समान रहने पर यह एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है। तो मांग के नियम लागू होने की दशाओं या मान्यताओं को पूरा होने के लिए निम्न दशाओं को होना आवश्यक है, जिसमें पहला है उपभोक्ताओं की रुचि, आदतों तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता है, ऐसा नहीं कि जब भी अब उसकी भी वस्तु की कीमत घट जा रही है और कई दिन से, जैसे मान लीजिए किस चीज़ का सीजन चल रहा है इस टाइम, लगन तो है भाई, मान लीजिए भाई लगन में मांगा रहा था सभी कुछ सब्जी, जैसे मान लीजिए पालक है, ठीक है, पालक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है रोज पालक खा रहा है, डेली पालक खा रहा है, और लेकिन एक दिन क्या हुआ, डेली पालक 20 रुपया केजी खाता था तो एक पाव लेकर आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 20 रुपया पसेरी मिलने लगा, या 5 रुपया पौवा, 5 पाव भर जो भी हो, पाव पाव मिलने लगा, 5 रुपया पाव मिलने लगा। तो अब क्या वह रोज रोज खा रहा है तो नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि उसका जो रुचि है उससे कम हो रहा है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि उपभोक्ता की रुचियों, आदतों तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो जाए। रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे नवरात्रि आता है या कोई त्यौहार आता है तो बहुत सारे लोग जो मांसाहारी वस्तु होती है उनको नहीं खाते हैं, तो यही बोल रहा है। तो रीति रिवाजों में कोई बर्तन नहीं होने चाहिए। प्रयोग की जाने वाली वस्तु साधारण होनी चाहिए, श्रेष्ठता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं कृषि विपणन की समस्याओं और समाधान। कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इनका समाधान है उसके बारे में। तो अभी देखिए नवा पेज चल रहा है, अभी तो आधा पढ़ा है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसलिए मैराथन नहीं बना रहा था। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा मैराथन का ही, इसी का पार्ट 2 रहेगा, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग पहले। तो कृषि विपणन की समस्याएं और समाधान बताइए। तो कृषि विपणन के क्षेत्र में कई समस्याएं हो सकती हैं जो किसानों, उद्यमियों और सामाजिक आर्थिक संगठनों को प्रभावित करते हैं। कृषि विपणन के क्षेत्र में कई समस्याएं हो सकती हैं जो किसान, उद्यमियों और सामाजिक आर्थिक संगठनों को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, मध्यम और पहला है जिसमें मध्यम और लघु किसानों की असमर्थता। तो सरकार को छोटे किसानों के लिए विशेष योजनाएं प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें बाजार तक पहुंचने में मदद कर सकती है। साथ ही किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारा जो देश है यहाँ पर मध्यम और लघु किसान है, सीमांत किसान है, इसलिए क्या होता है कि जैसे ही फसल कटती है, गांव के जो बिचौलिए होते हैं आते हैं, बोलते हैं जैसे गेहूँ इस टाइम 22 रुपये 23 रुपये केजी है, बोलेंगे 18 रुपये केजी में दोगे, पूरा गेहूँ ले लेंगे। बेचारा किसान, उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, अपना गेहूँ दे देगा। उसके बाद क्या होगा, वह जाएगा मार्केट में, उसको 26 रुपये केजी बेचेगा, 24 रुपये केजी बेचेगा। लेकिन किसान के पास यदि इसकी व्यवस्था रही होती तो वह नहीं बेचता, वो भंडारित करके रखता, जब महंगा हो जाता तब वो अभी बेचता। तो इसलिए सरकार को छोटे किसानों के लिए विशेष योजनाएं प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें बाजार तक पहुंचने में मदद कर सके। साथ ही किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में सहायता कर सके। ठीक है, यदि उसके पास ले जाने की व्यवस्था भी होती तो भी वह लेकर चल जाता। तो इसलिए सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है बाजारों की दूरी और पहुंच। तो स्थानीय बाजारों को प्रोत्साहित करने और नए बाजारों को खोलने के लिए सरकार को उत्साहित करना चाहिए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। आगे हम मंद तकनीकी और अपडेट और डिजिटल सहायता का अभाव। तो कृषि तकनीक में सुधार के लिए किसानों को प्रशिक्षित रहना चाहिए और उन्हें नई तकनीकी संसाधनों तक पहुंचने के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। आगे मूल्य संबंधित समस्याएं। तो एक सुरक्षित और स्थिर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को ध्यान में रखने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। नए और अच्छे बाजारों को खोलने और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को सुधारना चाहिए। आगे भंडारण की कमी। तो कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे अपने उत्पाद को अच्छी कीमत पर बेच सके। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्टोरेज सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार और उद्यमियों को मिलकर काम करना चाहिए। तो यह था कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं और समाधान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जीएसटी।
जीएसटी क्या है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो देखते हैं, अगर ऐसे ही हो जाएगा तो पूरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार बताइए। तो जीएसटी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को जानने में भी लागू हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को, शायद 1 जुलाई 2017, 16-17, हाँ 1 जुलाई 2017 के लगभग जो जीएसटी है, अभी लिखा होगा नीचे होगा कहीं पर, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जीएसटी जो होता है, जीएसटी का पूरा नाम, जीएसटी जो है इसका पूरा नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं को इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। आजकल भैया एजुकेशन में भी जीएसटी लग चुका है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश की यह है कि एजुकेशन पर भी जीएसटी लग गया है। इससे क्या बोलता है, छोड़िए, एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा है। तो जीएसटी का मतलब यही होता है कि वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर आपको जो ब्याज चुकाना पड़ता है उसी को बोलते हैं जीएसटी। पहले से मौजूद कई तरह के टैक्स को हटाकर जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। पहले कई तरह के टैक्स लगते थे, जैसे सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, इन सभी को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लग गया, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी होता है यह अभी 4 प्रकार का होता है। एक होता है सीजीएसटी, ठीक है, जिसको सेंट्रल जीएसटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है ईएसजीएसटी, जिसे स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है यूजीएसटी, जिसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी के नाम से जाना जाता है। और चौथा होता है आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सीजीएसटी होता है या केंद्र के हिस्से का जीएसटी होता है। एसजीएसटी राज्य के हिस्से का जीएसटी होता है। यूजीएसटी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का जीएसटी होता है। और आईजीएसटी जो होता है राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से का मिलाकर होता है, ठीक है। तो यह था जीएसटी और जीएसटी का प्रकार। आगे देखेंगे एक क्रेता बाजार क्या है, मोनोस्पी मार्केट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर के लिए। मोनोस्पी मार्केट एक बाजार की स्थिति होती है जिनमें केवल एक ही खरीदार होता है। मोनोस्पी मार्केट एक बाजार की स्थिति होती है जिनमें केवल एक ही खरीदार होता है। बाजार में उस विशिष्ट वस्तु या सेवा को बेचने वाले कई विक्रेता होते हैं। इस बाजार स्थिति में एकल खरीदार बाजार को नियंत्रित करता है और उनके कार्य से संबंधित उत्पाद या सेवा की कीमत को प्रभावित करता है। अब एक ही खरीदार रहेगा, 10 लोग बेचने वाले रहेंगे, बोलेगा, वो बोलेंगे 500, ये बोलेगा 300, दूसरे दुकानदार के पास जाएगा, बोलेगा 250। तो इससे क्या होगा, इससे उनको प्रभावित करेगा उनकी कीमत को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मोनोस्पी मार्केट या एक क्रेता बाजार। आगे केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में बताइए। कल मैंने आप लोगों को बताया था AG 503 में, फिर भी आप लोग पढ़े नहीं, मुझे पता है, तो मैं फिर से बताऊंगा। तो CWC या केंद्रीय भंडारण निगम, जिसे बोलते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो यह निगम 2 मार्च सन 1957 को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। तो यह निगम 2 मार्च सन 1957 को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। नए अधिनियम के तहत केंद्रीय भंडारण निगम को औपचारिक रूप से 18 मार्च सन 1963 ईस्वी को फिर से स्थापित किया, ठीक है। सबसे पहले 2 मार्च 1957 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। इसके लिए केंद्रीय भंडारण निगम को औपचारिक रूप से 18 मार्च 1963 ईस्वी को फिर से स्थापित किया गया था। इस निगम की शुरुआत, निगम ने 7 गोदामों के साथ एक मामले से शुरुआत की थी, ठीक है। जब इन्होंने शुरुआत की थी CWC की, केंद्रीय भंडारण निगम की, तो उस समय सिर्फ 7 गोदाम थे इनके पास। आज के समय में बहुत सारे गोदाम है और हर राज्य में इसके गोदाम आज के समय में है। इसका कार्य क्या है, तो भारत में उपयुक्त स्थानों पर गोदामों का निर्माण करना, व्यापारी सहकारी समितियों और अन्य संसाधनों के लिए कृषि उपज, बीमा, उर्वरक आदि के भंडारण के लिए गोदाम चलाना, उपरोक्त वस्तुओं की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, वस्तुओं के परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करना, राज्य भंडारण निगमों की पूंजी की सदस्यता लेना। तो यही था आप लोगों का CWC। आगे है अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं। तो अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा समय मिलता है, लेकिन कम समय होने के कारण मांग का पूर्ति से अधिक कम समय होने के कारण मांग का प्रभाव पूर्ति से अधिक हो जाता है। तो यह था अल्पकालीन बाजार। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और देखिए बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अभी आप लोगों का बचा है लगभग 7 पेज। चलिए इसको भी बता ही देते हैं। आगे देखते हैं एफसीआई का पूरा नाम होता है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में खाद्य निगम अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है भैया? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। क्या है? सरकारी स्वामित्व वाला निगम। इसका स्वामी कौन है? सरकार है, जो पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद को, भंडारण को और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। एफसीआई पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालयों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। जो एफसीआई है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश में 5 जोनल कार्यालय और 24 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है और यह खरीद केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करता है। फिर खाद्यान्न को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहित किया जाता है और राज्य सरकार की एजेंसियां और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। एफसीआई का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य के लिए खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल और अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण करके भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। आगे बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है। आगे देखेंगे एसडब्ल्यूसी, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन क्या है? तो भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला गोदाम सन 1956 में बिहार में स्थापित किया गया था। मार्च 2001 के अंत में राज्य भंडारण निगम 131.38 लाख टन से अधिक की कुल क्षमता वाले 1440 गोदाम का निर्माण करवा दिया था। राज्य भंडारण निगमों के संचालन का क्षेत्र जिला महत्व के केंद्र होते हैं। राज्य भंडारण निगम की कुल शेयर पूंजी का योगदान संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा समान रूप से किया जाता है। आगे व्यापार क्या है? ट्रेड क्या होता है? तो क्रय और विक्रय। ट्रेड का मतलब होता है क्रय और विक्रय। किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व का अंतरण ही व्यापार कहलाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों के स्वामित्व का अंतरण व्यापार कहलाता है। बिस्किट का एग्जाम्पल दिया तो उसे समझिएगा। आप एक दुकानदार हैं, मैं एक ग्राहक हूँ, मैंने आपसे 5 रुपये दिया, उसका बिस्किट लिया, उसका स्वामी कौन हो गया बिस्किट का? मैं हो गया। उसके पहले कौन था? आप थे। ठीक है। तो यही बोल रहा है किसी वस्तु या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व या अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवाएं, मुद्रा के बदले दिया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बाद में देखेंगे इनको। आगे कृषि विपणन क्या है, इसके लाभ बताइए। तो मैंने बता दिया कृषि विपणन क्या होता है। तो कृषि विपणन क्या होता है? कृषि विपणन के अंदर वे सभी सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करनी पड़ती हैं। इसको प्रोफेसर पायले ने बताया कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती है। एडवर्ड और डेविस ने बताया कि विपणन एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। तो इसको मैंने बता दिया। इसकी हानि क्या है? इसकी हानि है कि मध्यस्थों की श्रृंखला, यातायात का अभाव, बाजार में धोखाधड़ी के कार्य, स्टोरों गोदामों की कमियां, सरकारी खरीद, नगद भुगतान नहीं मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं बाजार क्या है। कृषि विपणन के लिए अच्छी व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो बाजार वह क्षेत्र होता है, ठीक है, बाजार वह क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता सीधे तौर पर अथवा व्यापारियों आदि के माध्यम से एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में आते हैं कि एक क्षेत्र प्रचलित मूल्यों के आधार पर दूसरे क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों के अनुसार वस्तुओं का विनिमय करते हैं। यह बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। ठीक है। इसकी अच्छी विशेषता यह होती है कि यह एक सुव्यवस्थित कृषि विपणन व्यवस्था में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। बिचौलिए की संख्या कम होनी चाहिए। गांव से मंडी तक शीघ्र एवं कम लागत पर माल पहुंचाने के लिए परिवहन के समुचित आधुनिक की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान के माल रोकने की क्षमता होनी चाहिए जिससे उचित समय पर उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। कृषक को विपणन संबंधित पर्यावरण जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न विपणन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिनमें वस्तुओं की मांग और पूर्ति में सामंजस्य हो और विपणन प्रणाली के अंतर्गत उचित वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बाजार एकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बाजार एकीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो व्यापार और उत्पादों की प्रणालियों को समग्र रूप से इंटीग्रेट करता है या एकीकृत करने का संदेश देता है। इसका मतलब है कि विभिन्न व्यापारिक और उत्पादों के बाजार एक साथ एक ही बाजार के रूप में संयोजित किए जाते हैं जिससे उनका प्रबंधन और नियंत्रण आसान होता है। एकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादों की कीमतें, आपूर्ति और मांग को संगठित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है जो आर्थिक उत्पादकता, वित्तीय निर्णयों की बेहतरी और सामाजिक और आर्थिक समरूपता को प्रोत्साहन करता है। ठीक है। या बाजार एकीकरण का तात्पर्य विभिन्न बाजारों को एक ही में एकत्रित करना है जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति मिल सके। आगे बोला है मांग के नियम की व्यवस्थाएं, संभावनाएं, मैंने इसको बता दिया, इसको भी बातें बता दिया। आगे देखते हैं व्यापार क्या है। व्यापार का अर्थ, प्रकृति और प्रकार वर्णन कीजिए। आपकी सीरीज में 18वां क्वेश्चन दिया है, मैं बता देता हूँ।
क्योंकि कुछ लोग के पास चीज़ भी नहीं होगा। तो व्यापार से तात्पर्य पैसे, धन के मूल्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है। इसमें धन के मूल्य और के लिए माल और सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय शामिल होता है। निर्माता माल का उत्पादन करते हैं, फिर थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी और अंत में अंतिम उपभोक्ता तक आते हैं। व्यापार मानव की संतुष्टि के लिए आवश्यक होता है। व्यापार न केवल लाभ कमाने के लिए किया जाता है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को सेवा भी प्रदान करता है। व्यापार एक महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि समाज को हमेशा के लिए बढ़ती वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता होती है और अभी कभी बदलती रहती है, लेकिन कभी भी मानव की इच्छा को समाप्त नहीं करती। व्यापार ने मानव जीवन की शुरुआत के साथ जन्म लिया और अब तक जारी रहेगा। यह पृथ्वी पर मानव जीवन मौजूद है, ठीक है, जब तक कि पृथ्वी पर मानव जीवन मौजूद है। यह उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को बढ़ाता है। इससे हम कह सकते हैं कि व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि है। विभिन्न प्रकार के व्यापार के प्रकार, तो व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक व्यापार क्या होता है? तो आंतरिक व्यापार को गृह व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह किसी देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के भीतर आयोजित किया जाता है। मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। यह स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। इसलिए दिल्ली, मुंबई आदि के व्यापारियों के बीच किए गए व्यापार को गृह व्यापार कहा जाता है। इसमें इसे दो भागों में बांटा गया है, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार। तो थोक व्यापार वह व्यापार होता है जो बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है और उसे बेचता है। और रिटेल प्राइस में या खुदरा व्यापार में इसमें थोक विक्रेताओं से छोटे लाट में खरीदना और निजी उपयोग के लिए वस्तुओं का बहुत कम मात्रा में बेचना शामिल होता है। रिटेल जो होता है या खुदरा जो व्यापार होता है, इसमें वितरण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। यह थोक विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। छोटे और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ विभिन्न प्रकार के छोटे पैमाने के खुदरा विक्रेताओं में फेरी वाले, पेडलर, सामान दुकानें आदि शामिल होती हैं। दूसरा है बाहरी व्यापार। तो बाहरी व्यापार में विदेशी व्यापार भी कहा जाता है। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि मी ए एक्स जो मुंबई का एक व्यापारी है, तो अपना माल न्यूयॉर्क के मिस्टर दूसरे व्यापारी को बेचता है, तो यह विदेशी व्यापार कहा जाएगा। मतलब अपने देश के सामान को दूसरे देश में बेचना बाहरी व्यापार कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। यह भी कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का: निर्यात, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड वह होता है जब कोई देश का व्यापारी अपने माल को दूसरे देश में स्थित व्यापारी को बेचता है, तो उसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। और आयात व्यापार का मतलब होता है जब कोई स्वदेश में कोई व्यापारी दूसरे देश में स्थित व्यापारी से माल प्राप्त करता है, तो उसे आयात बोला जाता है। और इंटरपोर्ट ट्रेड होता है जब किसी देश से माल आयात किया जाता है और फिर कुछ प्रसंस्करण करने के बाद फिर से पुनः निर्यात कर दिया जाता है, तो उसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे साइकिल है, साइकिल का सभी पार्ट अलग अलग होता है, उसको दूसरी जगह भेजा जाएगा, वहाँ से उसको पूरी तरह से बनाकर यहाँ पे भेज दिया जाएगा, तो इसको इंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैंने जो आपको 18 क्वेश्चन आज आपकी इस वीडियो में बताए, वो 18 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और एप्लीकेशन थोड़ा सा नया था, तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं था, तो वीडियो में कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इस वीडियो को 40 लाइक कीजिएगा, उसके बाद 2 वीडियो आ रहेगा। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा भैया, बहुत ही मेहनत लगा है वीडियो बनाने में आज का। और मैं 1-1 घंटे का भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।